Good afternoon, beta. Today we are going to move towards the example of the first order reaction. आज हमारे पास जो टॉपिक बनेगा वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के उसके एग्जाम्पल बनेंगे और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको भी डिफाइन करेंगे और उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर पे बेस्ड हमारे पास जितने भी न्यूमेरिकल पैटर्न्स बनते हैं उनको कंप्लीट करेंगे. सो लेट अस मूव द फर्स्ट वन कि एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. क्या करते हैं बेटा, क्या स्टार्ट करेंगे. वी हैव एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सभी को समझ में आ जाना चाहिए, बहुत टाइम लगा दिया इसके ऊपर. तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो सारे के सारे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये याद रखने हैं एग्जाम्पल, ठीक है. जैसे सबसे पहले हमारे पास एक कंपाउंड आया, दिस वन इज अमोनियम नाइट्राइट. कौन सा कंपाउंड है? अमोनियम नाइट्राइट. इसे अगर आप हीट करते हैं तो यहाँ से N2 और साथ में 2H2O बाहर निकलता है. द सेकंड वन, अगर हम ऐसा करते हैं SO2Cl2, जिसे बोला जाता है दिस वन सल्फ्यूराइल क्लोराइड. इसे हीट किया, यहाँ से SO2 प्लस Cl2 निकलेगा. द थर्ड वन, अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को लेते हैं, H2O2 को लिया, इसे हीट किया, 2H2O प्लस O2, दिस वन हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया बेटा. फोर्थ नंबर, जैसे मान लो हमारे पास दिस वन डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5, ये लिया हमने, इसे हीट किया, कई बार आपको ये रिएक्शन करवा दी है, 4NO2 एक बनता है, साथ में यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा. इसके बाद फिफ्थ नंबर में यहाँ लिख देता हूँ, दिस वन एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. एस्टर की जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, एस्टर जैसे मान लो मैं लेता हूँ CH3COO C2H5, दिस वन इथाइल, इसलिए इसका नाम हो गया इथाइल एसीटेट नाम है बेटा. इसकी रिएक्शन करवाई वाटर से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक H+ आयन. यहाँ से बनेगा, एक बनेगा CH3COH हो गया, एसिटिक एसिड हो गया. दूसरा बनेगा इथेनॉल, दिस वन एसिटिक एसिड, दिस वन इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल जिसे बोलते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन, 6 नंबर जो बनेगा उसे नाम दिया हमने हाइड्रोलिसिस. दिस वन हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, या जिसे आप क्या लिखते हैं, सुक्रोज भी लिखते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन. ध्यान देंगे, यहाँ लिया C12 हो गया, H22O11 हो गया, इसकी रिएक्शन करवाई वाटर से, इसका नाम बोला सुक्रोज, इसे बोल रहे हैं हम, या इसे आप केन शुगर भी बोलते हैं. इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन लिया हमने, याद रखेंगे. द कंपाउंड इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी पॉजिटिव साइन या D के द्वारा जिसे डिनोट किया जाता है. अगर आपको याद होगा, अगर आपने कभी पढ़ा है ये किसी बच्चे ने, डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस वो होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं. तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है. ये जो रिएक्शन मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ, आगे जाकर के हमारे पास एक लेसन आएगा जिसे बोला जाता है बायोमोलिक्यूल्स, +2 के अंदर. तो बायोमोलिक्यूल्स में हम एक रिएक्शन पढ़ते हैं. बायो वाले जो स्टूडेंट हैं वो वैसे भी जो आपका जो बोटेनी वाला जो पोर्शन है, आई थिंक उसके अंदर आप पढ़ते होंगे कि जो हमारे पास जो सुक्रोज है, जब सुक्रोज की हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बिफोर हाइड्रोलिसिस सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड आफ्टर हाइड्रोलिसिस having tendency to give glucose and fructose.
ये क्या करता है, एक ग्लूकोज बनाता है, मतलब C6 हो गया, H12 हो गया, O6 हो गया, दिस वन ग्लूकोज हो गया, क्या नाम दिया इसका, ग्लूकोज, और प्लस करके C6 हो गया, H12 हो गया, O6 हो गया, इसे क्या बोल दिया, फ्रक्टोज बोल दिया। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का केमिकल फार्मूला, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो सेम है, लेकिन इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप जो होता है या CHO होता है, जबकि इसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसे नाम दिया जाता है दिस वन कीटोन। याद रखेंगे बच्चों, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या आया, कीटोन आया, यहाँ क्या आया, एल्डिहाइड आ गया। और याद रखेंगे ये तो डेक्स्ट्रो होता है, लेकिन ये डेक्स्ट्रो है मतलब पॉजिटिव साइन वाला, लेकिन जो फ्रक्टोज होता है वो लिबोरोटेटरी होता है, स्मॉल l के द्वारा इसे डिनोट करते हैं, इसे तो स्मॉल d से डिनोट करते हैं। तो ध्यान देंगे ये रिएक्शन भी जो बनेगी हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो ये भी अपने आप में कौन से ऑर्डर की बनेगी, दिस इज द टाइप ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। या इसके बाद 6 के बाद 7th नंबर की अगर मैं बात करूं, तो 7th नंबर में लिखूंगा कि ग्रोथ और डिके ऑफ बैक्टीरिया। जितनी भी रिएक्शन आपको, जहां भी आपको ग्रोथ और डिके ऑफ बैक्टीरिया आपको मिलेगा, वो भी अपने आप में फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। कौन से टाइप की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आफ्टर दैट वी हैव द लास्ट वन, एक मैं आपको और लिखवा देता हूं कि all the reactions based on radioactivity पे बेस्ड जितनी भी हैं, जितना भी आप रिएक्शंस कहाँ पढ़ते हैं, ध्यान देंगे फिजिक्स में पढ़ेंगे, जितने भी रिएक्शन आप न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं, जितने भी रिएक्शंस आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जितनी भी वो रिएक्शंस बनेंगी, ऑल आर द टाइप ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो दीज ऑल आर द टाइप ऑफ, और जितनी भी सारे रिएक्शंस मैंने आपको लिखवाई हैं ये आपको याद ही रखनी है, ये आपको याद रखनी है, बिकॉज दीज रिएक्शंस आर ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ जो लिखवाई गई हैं ये हमने एक्सपेरिमेंट को बेस मान करके लिखी हैं, ऐसा नहीं लिखा कि मैंने अपने आप लिख दिया। दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट, दैट्स वाई कि ये आपको याद ही रखनी है। बहुत क्लियर है बेटा। सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यस बेटा, लेट अस मूव। अब हमारे पास जो कंसेप्ट आया दिस वन कैरेक्टर्स, यहां लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कैरेक्टर्स हैं, वन बाय वन मैं यहाँ पे आपको लिखवा रहा हूँ। द फर्स्ट वन, पहली प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ लिखूंगा इक्वल परसेंट और फ्रैक्शन will react in equal time interval। ध्यान से सुनेंगे क्या लिखवाया गया कि इक्वल परसेंट और इक्वल फ्रैक्शन विल रिएक्ट इन इक्वल टाइम इंटरवल। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको याद होगा कि मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि जैसे मान लो हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन उसका जो लाइफ टाइम है उस लाइफ टाइम में वो कंप्लीट हो जाती है। बट आई हैव टोल्ड यू अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एज वेल एज ऑल द पॉजिटिव ऑर्डर रिएक्शन कि भाई वो अपने पूरे लाइफ टाइम में कभी भी क्या नहीं होती, कंप्लीट नहीं होती हैं। और अगर वो 99.9% अगर कंप्लीट हो जाती हैं तो उनको उतना एज्यूम मान लिया जाता है कि वो रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट होगी है, क्योंकि वो कभी भी उनके पास जो वैल्यू बनेगी वो जीरो नहीं आएगी। कहने का मीनिंग क्या होगा कि टाइम कितना लेती हैं, इनफाइनाइट टाइम लेती हैं। लेकिन यहां कंसेप्ट मेरे पास आ रहा है कि इक्वल परसेंट और फ्रैक्शन विल रिएक्ट, जो रिएक्ट करेगा वो इक्वल टाइम इंटरवल। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में सेम परसेंट को या सेम फ्रैक्शन को क्या कर रहा है, अगर रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो कौन से ऑर्डर का होगा, फर्स्ट ऑर्डर का होगा। और ये हम प्रूव करके दिखाते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर का हो रहा है या नहीं हो रहा, जो मैंने यहां लिखा हुआ। मान लो हमारे पास कोई सब्सटेंस है और वो अपने आप में कितना है, हम उसे 100 से स्टार्ट करते हैं और 100 से स्टार्ट करके मैं ये बोल रहा हूं
कि मान लो इसका कितना परसेंट, इसका 10% जो है, ध्यान से सुनेंगे यहाँ, इसका 10% और इक्वल टाइम ले रहा हूँ। टाइम में यहाँ पे ले रहा हूँ 10 मिनट में ले रहा हूँ। मान लो टाइम कितना लिया यहाँ पे 10 मिनट। तो अगर इसका 10% रिएक्ट कर रहा है तो 10% अगर रिएक्ट कर गया तो बचा कितना परसेंट हमारे पास, 100 का 10% अगर रिएक्ट कर गया, मतलब इसमें से आपने कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया, 10 को सब्ट्रैक्ट किया, जो बराबर कितना आ गया, 90 आ गया। गॉट द कंसेप्ट। और अगर हम आगे चलते हैं, ध्यान से सुनेंगे यहाँ, अगर मैं फिर दोबारा बोलता हूँ कि इसका 10% क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, कितने टाइम में, इक्वल टाइम में। टाइम तो हमने इक्वल बोल दिया, तो 90 का 10% कितना आ गया भाई, 9 आ गया। और 90 में से अगर आप 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बनेगा, दिस वन 81। और ये जो अमाउंट हमारे पास आई, अब फिर मैं क्या कर रहा हूं, इसका इक्वल परसेंट ले रहा हूं। कितना परसेंट ले रहा हूं, 10% ले रहा हूं। कितना टाइम लिया, टाइम हमने सेम रखा, दिस वन 10 मिनट्स। और अगर 81 का अगर आप 10% निकालो तो कितना हो गया, 8.81 का 10% 8.1, और 8.1 इसमें से रिएक्ट कर रहा है, तो बचा कितना भाई, ये बच जाएगा बेटा दिस वन 72.9। कितना बचेगा, या इससे भी अगर आप आगे निकालो, कैलकुलेट करो, यहां भी अगर आपने फाइंड आउट करना चाहा, और टाइम को आप क्या रख रहे हैं, सेम टाइम रख रहे हैं। अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं, कितना परसेंट की बात कर रहे हैं, इक्वल परसेंट, इक्वल फ्रैक्शन, तो इसका जो 10% बनेगा वो बनेगा 7.29। और जो आगे अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसे कैलकुलेट करके आएगा 65.61, या इससे भी आगे कैलकुलेट करो तो एंड सो ऑन। ये रेगुलरली आगे आप इसे क्या करते रहेंगे, कैलकुलेट करते रहेंगे। सो व्हाट वी ऑब्जर्व, अब यहां से आपको ध्यान रखना है कि इक्वल परसेंट लिया हमने और इक्वल टाइम की मैं बात कर रहा हूं। तो इक्वल परसेंट और इक्वल टाइम की अगर मैं बात कर रहा हूं, रिएक्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करेगा, नहीं करेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। हमारे पास मैंने एक कॉमन से रिएक्शन आपको बताई थी फर्स्ट ऑर्डर के लिए कि K इक्वल टू होता है 2.303 बाई टी बनता है, लॉग हो गया, और यहाँ आपने A नॉट लिख दिया, यहाँ लिख दिया आपने A नॉट माइनस एक्स, और A नॉट माइनस एक्स को आपने कितना ले लिया, 80 ले लिया। A नॉट हमें पता है कि 80 इक्वल टू A नॉट माइनस एक्स होता है। ये सारी चीजें आपको बता रखी है बेटा। तो अब क्या चीज है, अगर आप A नॉट को कितना ले रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनो, 100, इनिशियल कितना था, 100 था, और टी टाइम पे, जैसे टी टाइम पे कितना बचा यहाँ पे 90, तो 100/90 हमारे पास ये आ गया। ध्यान से सुनो, यहाँ हमारे पास A नॉट बाई 80 जो आया, ये आया दिस वन 100/90 पहले वाले केस में। अगर मैं इसको फर्स्ट केस मान लूँ, सेकंड वाला केस अगर मानो, तो यहाँ पे आया हमारे पास A नॉट बाई 80, ध्यान से सुनेंगे, बराबर कितना आएगा, दिस वन 90/81। या अगर थर्ड केस में अगर आप निकालें तो यहाँ ये वैल्यू जो बनेगी, दिस वन 81/72.9। फोर्थ केस में अगर आप निकालना चाहो तो A नॉट बाई 80 बराबर आ गया आपका 72.9 बाई कितना बनेगा, 65.61। अगर आप इसे सॉल्व करें, ध्यान से सुनो, अगर आप इन सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे बेटा, तो इसे सॉल्व किया, पहले वाले में आपको बता लेता हूँ, तो ये कितना आ गया, दिस वन 10/9। अगर यहाँ भी निकालेंगे तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 10/9 आएगा, एंड सो ऑन रेगुलरली। ये वैल्यू लगभग, ये वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। अगर A नॉट बाई, ध्यान से सुनो, A नॉट बाई 80 की वैल्यू, जितना फ्रैक्शन हमने यहाँ या जितना परसेंट यहाँ हो रहा है, हर एक में 10% रिएक्ट कर रहा है, हर एक में, और टाइम हमारे पास क्या आ रहा, सेम आ रहा। अब अगर T को हम कितना ले लें, यहाँ ध्यान से सुनो, T बराबर कितना ले रहा हूँ, दिस वन 10 मिनट, तो टाइम तो भाई सेम ही है। तो मुझे ये बताओ, यहाँ ध्यान से सुनो बेटा, K बराबर 2.303 बाई जो टाइम बना वो 10 मिनट्स आपने सभी में लिया, लॉग हो गया, और यहाँ कितना आया, ये मिला करके A नॉट बाई 80 बराबर कितना आया, 10/9 आ गया। तो मुझे ये बताओ, हर एक केस में K की वैल्यू क्या आएगी, K की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। और K की वैल्यू अगर सेम आएगी तो अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था कि बेटा ऐसी कंडीशन में अगर मान लो अगर K की वैल्यू सेम आ जाए
तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं? दिस वन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। और हिट एंड ट्रायल मेथड से एटलीस्ट 2 वैल्यूज क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। तो यहाँ तो आगे जितनी भी हम कर रहे हैं उसके लिए सारी हमारे पास जो k की वैल्यू आ रही है सेम आ रही। इसका मतलब अगर k की वैल्यू सेम आएगी तो कौन से ऑर्डर को फॉलो करेगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि क्या इसका सारा का सारा अमाउंट कंप्लीट हो जाएगा? क्या इसका सारा अमाउंट 0 हो जाएगा? इसका सारा अमाउंट 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 होने के लिए कितना टाइम लेना पड़ेगा? इसको इनफाइनिट टाइम लेना पड़ेगा, जिसे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। दैट्स वाई अगर ये रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो जाती है तो इसे एज्यूम किया जाता कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन क्या होगी? कंप्लीट होगी। तो होप सो गुड, पहला जो कैरेक्टर था वो सबके समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस मूव द सेकंड वन। नाउ द सेकंड वन, सेकंड जो कैरेक्टर बना, यहां लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर इक्वल टाइम इंटरवल are in the form of geometrical या geometric progression। जीपी इसे बोला जाता है। जीपी उसे बोला जाता है कि जहां पे कॉमन रेशो आता है। 2 वैल्यूज के बीच में क्या लेते रहते हैं हम रेगुलरली? कॉमन रेशो। अगर कॉमन रेशो आ रहा है तो वहां पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। अगर आपको 0 ऑर्डर याद होगा तो वहां पे हमने क्या बोला था? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला था। यहाँ पे क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दैट्स वाई यहाँ पे अगर कॉमन रेशो अगर आ रहा है तो कॉमन रेशो अगर आएगा तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को क्या करेगा? फॉलो करेगा। दैट्स वाई अगर मान लो हमारे पास, आपको मैंने कंसेप्ट करवाया था कि अगर टाइम कितना हो? 0 हो तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी होती है? A नॉट की। अगर मान लो हमारे पास टाइम जो है t टाइम है, t इक्वल टू टी, तो अगर आपको याद होगा हमने ये निकाला था A नॉट e की पावर माइनस KT निकाला था। अगर t बराबर मैं यहाँ पे 2t लिख दूँ तो उस कंडीशन में ये बनेगा A नॉट e की पावर माइनस 2KT। अगर हम यहाँ पे t इक्वल टू 3KT अगर निकालें तो ये बनेगा A नॉट e की पावर माइनस 3KT। अगर बेटा हम यहाँ पे GP निकालें, यहाँ GP निकालें, यहाँ GP निकालने की कोशिश करें तो जो हमारे पास GP बनता जाएगा वो रेगुलरली ये जो 2 वैल्यूज़ हैं, यहाँ जो रेशो बनता जाएगा कॉमन रेशो जिसे मैं बोल रहा हूँ, ये आ जाएगा e की पावर माइनस KT। क्या बनता रहेगा? यहाँ भी वही बनेगा, यहाँ वही बनेगा, यहाँ वही बनेगा। गॉट द कंसेप्ट? तो अगर मान लो हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर आ रहा है तो उस कंडीशन में वो अपने आप में क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, नॉट द 0 ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद थर्ड नंबर जो बना था, जो प्रॉपर्टी है वो आया जो T1/2 है, जो हाफ लाइफ पीरियड बनता है। इट इज इंडिपेंडेंट of the initial concentration of reactant। अगर आपको ध्यान होगा T1/2 बराबर क्या लिखा था? 0.693/K लिखा था। बहुत क्लियर है बेटा? यस एंड नो? समझ में आया? क्या बोला कि जो हाफ लाइफ पीरियड है 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो क्या बनती है? 0.693/K बनती है, जहां पे हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन की क्या होती है? इंडिपेंडेंट। या फोर्थ वाला जो पॉइंट बनता है हम लिखेंगे दिस वन, रेट चेंजेस विद, ध्यान से सुनिए, कंसंट्रेशन एज वेल एज विद टाइम बट डिक्रीजेस, ध्यान से सुनेंगे, डिक्रीजेस, ये आपको पहले कल करवा भी दिया, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, लेकिन कैसे करेगा? एक्सपोनेंशियली। ध्यान देंगे, आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको 0 ऑर्डर रिएक्शन जब करवाई थी तो तब आपको कंसेप्ट दिया था कि जो रेट है
वो कंसंट्रेशन की इंडिपेंडेंट होती है, एज वेल एज टाइम के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती है। लेकिन यहाँ हमारे पास, क्योंकि यहाँ हमारे पास जो रेट है, रेट बराबर के हो गया, और मान लो हमारे पास यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ, कंसंट्रेशन लिख देता हूँ। तो इस कंडीशन में जो रेट है वो किस पर डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, या टाइम के साथ में क्या आएगा, चेंज आएगा। लेकिन जीरो ऑर्डर की अगर बात करेंगे, अगर आपको याद होगा तो जीरो ऑर्डर के लिए आपने रेट इक्वल टू क्या लिखा था, आपने के लिखा था और ए की पावर 0 लिख दी थी, जो रेट बराबर क्या आया था, के आया, और के बराबर क्या था आपका, कांस्टेंट था। दैट्स व्हाई अगर ये वैल्यू कांस्टेंट की आ रही है, सो हमारे पास जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन हो गया और टाइम के क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, चेंजेस विद कंसंट्रेशन एज वेल एज विद टाइम, ये कंसंट्रेशन के साथ में और टाइम के साथ में क्या होती है, चेंज होती है। और जो रेट है वो डिक्रीज कर रही है, लेकिन कैसे डिक्रीज कर रही है, एक्सपोनेंशियली। गॉट द कंसेप्ट। अब बेटा इसके बाद अगला जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो न्यूमेरिकल वाला कंसेप्ट होगा। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स न्यूमेरिकल्स।